দুদিনব্যাপী ৪১তম রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় সেরা হয়েছে পশ্চিম সুতরাং হল করে আসরে ৮টি জেলার ৩০৫ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিল। আসরে দলগতভাবে। नमस्कार सर। नमस्ते सर। किस चीज का वेबिनार है सर आज? केपी के ऊपर रखा है सर, केपी एस्ट्रोलॉजी पर। ठीक। नमस्ते सर। नमस्ते। আগামীকাল আকাশ পরিষ্কার থাকবে, সকালে কুয়াশা পড়বে, তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকবে। শেষ করার আগে খবর। प्रणाम सर। नमस्ते सर। नमस्ते। जय श्री राम सर। जय श्री राम। सर पेंडुलम पे है ना आज क्लास? 9 बजे से। पेंडुलम की 9 बजे से है।
तो ये फिर केपी पे आज। केपी अभी केपी है। चलिए, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। प्रणाम नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम मैम। आज मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आप में से कौन कौन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कुछ ही दिनों में मुझसे जुड़े हैं। है ना, काफी पुराने स्टूडेंट्स भी मुझे मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे स्टूडेंट जो इन दिनों ही मुझसे जुड़े हैं, तो आप में से कौन कौन है वो। अगर आप बता सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी सर, हम भी नए हैं। जी जी जी। ओके। करण राजपाल सर, नमस्ते। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार सर। प्रणाम। सर मैं केपी 10 से उठा हुआ हूँ अभी। अभी जो है जो 8 बजे क्लास हुई थी पीछे। जी 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 जी। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं सर? दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली, वाह, हैंडसम लग रहे हैं सर। वो सर बस पूजा वगैरह चल रही है ना, इसलिए। अच्छा अच्छा। कॉल करूंगा अभी, फिर मैं आपको अभी। जी सर। क्या 10 बजे तक फ्री है सर? ठीक है। राजेंद्र सर, नमस्ते, प्रणाम सर। रेखा मैम, जय श्री कृष्णा। तो चलिए, लगभग लगभग 46 लोग हो गए हैं और बाकी मित्र भी धीरे धीरे आते रहेंगे। एक बार घंटी और मार देता हूँ ग्रुप में, फिर हम तुरंत स्टार्ट कर देंगे। चलिए, तो हमने परसों एक वेबिनार लिया था, उसमें हमने भावत भावम सिद्धांत के बारे में सीखा था। आज जो हम वेबिनार ले रहे हैं उसमें भी हम कुछ भावत भावम सिद्धांत पर थोड़ी सी बात करेंगे। और हम कृष्णमूर्ति पद्धति के अंतर्गत आने वाले उपनक्षत्र जो सिद्धांत है, उपनक्षत्र थ्योरी है, उस पर बात करेंगे कि भाई उसको किस तरह से बनाया जाता है, उसको किस तरह से क्रिएट किया जाता है, और उसके साथ में प्रिडिक्शन किस तरह से किए जाते हैं। तो कृष्णमूर्ति पद्धति में ना, जो ये वाली थ्योरी है, उपनक्षत्र थ्योरी, उपनक्षत्र की जो थ्योरी है, उपनक्षत्र से हम इंग्लिश में उसको सबलॉर्ड भी बोल सकते हैं, हिंदी में उसको उपनक्षत्र भी बोल सकते हैं, और हिंदी में हम उप नक्षत्र खंड भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये 3 तरह के शब्द इसके लिए ज्यादातर यूज किए जाते हैं। नक्षत्रों के ही नक्षत्र को ही और भी 9 डायमेंशंस में बांट कर इन उप नक्षत्रों का निर्माण किया जाता है, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही एक्यूरेट थ्योरी है ना। जब भी हम इससे प्रिडिक्शन करते हैं तो बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट हमको मिलते हैं, बनिस्बत अगर पत्रिका ठीक हो, है ना, पत्रिका का टाइम ज्यादा आगे पीछे ना हो। अगर पत्रिका परफेक्ट है ना, तो फिर इससे बढ़िया जो प्रिडिक्शन है, ये मुझे बहुत कम थ्योरीज में देखने को मिली है, जो कि सबलॉट थ्योरी में मिलती है। ठीक है ना, तो इन 2 विषयों पर आज बात करते हैं, और एक तीसरा विषय भी है जिसको हम प्रश्न ज्योतिष के नाम से जानते हैं। तो आज अगर टाइम मिलेगा, वैसे टाइम कम है आज हमारे पास में, अगर टाइम मिलेगा तो हम उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे, अन्यथा उसको हम अगले वेबिनार के लिए फिर छोड़ेंगे। ठीक है ना। अभी दिवाली के आसपास तक हमारे 1-2 वेबिनार और होंगे, उसके बाद भी हम वेबिनार करेंगे। ठीक है ना, लगभग लगभग 15 से 17 तारीख तक हम वेबिनार यहाँ पर हम एक एक आध दिन छोड़ के हम लेते रहेंगे।
दिवाली के जो 2-3 दिन रहेंगे, 4 दिन रहेंगे, उनमें हम ना तो फिर कोई भी क्लास लेंगे, ना ही वेबिनार्स लेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ आप सब लोग सीखने को बड़े उत्सुक होंगे, पढ़ने को आपको बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पर। हम एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन ये वाली होती है, इस तरह का इसका मोनो होता है, लोगो होता है, ठीक है? एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन में बहुत सारे फीचर्स होते हैं और एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर जाना है जहाँ पर केपी लिखा हुआ है ना? देखिए यहाँ पर केपी लिखा हुआ है एक जगह पर, ठीक है? तो जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे, केपी लिखा हुआ है जहाँ, उसको टच करेंगे आप, एक फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आप पत्रिका अपनी अपनी जन्म पत्रिका डाल सकते हैं। और आशा करता हूँ आज मैं कि आप सब भी मेरे साथ में एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन खोल लें। उसके बाद में हम हो सकता है कि भाई कुछ लाइव प्रिडिक्शंस भी दें, आप लोगों के साथ में मिलकर, आप लोगों के साथ में जुड़कर कुछ लाइव बातें भी कर पाएं, ठीक है ना? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मैं एक रेंडमली कोई भी पत्रिका खोल लेता हूँ। कृष्णमूर्ति पद्धति में सबसे ज्यादा, सबसे ताकत से जो चीज कही गई है ना, वो है भाव। भाई भाव जो है सबसे पावरफुल चीज है कृष्णमूर्ति थ्योरी में, है ना? भावों का महत्व सबसे ज्यादा है, उसके बाद फिर ग्रहों का महत्व आता है, ठीक है? उसके बाद फिर राशियों का आता है, ठीक है ना? तो भावों का सबसे ज्यादा महत्व है। दूसरा सबसे ज्यादा महत्व नक्षत्रों का है ना? क्योंकि कृष्णमूर्ति पद्धति नक्षत्रों पर आधारित पद्धति ही होती है ना? वो ऐसा नहीं है, राशियों पर आधारित उतनी नहीं है जितना वो नक्षत्रों पर आधारित है, ठीक है ना? क्योंकि ये नक्षत्रों पर आधारित पद्धति है, हमको यहाँ से किसी भी प्रिडिक्शन में बड़ी डिटेलिंग मिल जाती है, ठीक है? तो सबसे पहले हम भावों की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने पूर्व की कक्षाओं में हमने देखा था कि भाई ये जो भाव है इसको लगन हम कहते हैं। लगन से हम सेल्फ से जुड़ी हुई सारी चीजें, सेल्फ को देखते हैं, है ना? सेकंड हाउस से हम धन धान्य को देखते हैं, ठीक है, और परिवार को देखते हैं। तीसरे भाव से हमने हमारे छोटे भाई बहन को देखते हैं, हमारे साहस को देखते हैं, हमारे कम्युनिकेशन स्किल को देखते हैं, हमारी हैंड राइटिंग को देखते हैं, ठीक है ना? हम टाइपिंग कैसी करते हैं वो यहाँ से पता पड़ जाएगा। हम कंप्यूटर पर बैठ के किस तरह से काम करते हैं ये तीसरे भाव से पता पड़ जाएगा। हमारे सिग्नेचर्स हम तीसरे भाव से देख लेंगे। चौथे भाव से हम हमारी मदर को देखते हैं, माता जी को। चौथे भाव से हम हमारी माता जी को देखते हैं, मदर को देखते हैं। चौथे भाव से हम हमारे घर, भूमि, भवन, खेत, खलिहान, ठीक है, प्लॉट, स्टोरेज, इन सब चीजों को हम देखते हैं। गाड़ी घोड़े भी, चाहे वो बैलगाड़ी हो, चाहे वो आपका हवाई जहाज हो, है ना? जो भी व्हीकल है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में इस्तेमाल होते हैं, उसको हम चौथे भाव से देखते हैं, ठीक है? इसके अलावा और क्या देख सकते हैं हम चौथे भाव से? हम चौथे भाव से खाने पीने की जो चीजें होती है उनको देखते हैं। खाने पीने की चीजों से मतलब जो बनी बनाई चीजें हैं, जैसे कि भाई रोटी बन चुकी है, अब वो आटा नहीं रही, ठीक है ना? सब्जी बन चुकी है, उसमें बहुत सारे हर्ब डाल के हमने सब्जियों को तैयार कर दिया है। तो खाने पीने की जो चीजें हैं उनको हम चौथे भाव से देखते हैं। होटल है, रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबे हैं, होमचे हैं, इन सबको भी हम चौथे भाव से देखेंगे, ठीक है? चौथे भाव के बाद में हमने पांचवें भाव की बात की थी। पांचवें भाव से हम संतान भाव को देखते हैं, ठीक है? संतान भाव को देखते हैं, नेचुरल क्रिएटिविटी को देखते हैं। पांचवें भाव से हम मंत्रों को देखते हैं। पांचवें भाव से हम सुख को देखते सर हैं। आवाज और नहीं आ रही है। ठीक है बात। आ रही और मेरा माइक खुला हुआ है मैम, आपके ही आवाज आ नेटवर्क रही है प्रॉब्लम सर। है। आ रही है सर। इंटरनेट प्रॉब्लम होगा। आपका ही नेट का प्रॉब्लम है मैम, आप जरा उसको चेक कीजिए। मेरे तरफ से बिल्कुल प्रॉपर सब कुछ ठीक है। तो पंचम भाव से हम संतान को देखते हैं, खुशी को देखते हैं, है ना? और जो भी खुशी के जो लक्षण होते हैं, खुशी जिन कारणों से होती है, जब भी व्यक्ति खुश होता है, आनंदित होता है, तो उसका डोपामाइन हार्मोन एक्टिव होता है। तो हम डोपामाइन हार्मोन को भी फिफ्थ हाउस से देखते हैं। जैसे कि हमने ना फर्स्ट हाउस से जो है हमारा कॉन्शियस माइंड हम देखते हैं, थर्ड हाउस से हमारा सबकॉन्शियस माइंड हम देखते हैं। फिफ्थ हाउस भी एक तरह का जो माइंड है वो हमको दर्शाता है, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड। पंचम भाव से हम हमारा कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड देखते हैं। कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड क्या होता है? कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड होता है जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, स्पर्श करते हैं, गंध लेते हैं, दिन भर में हम जो जो भी काम करते हैं, जो जो भी भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न होती है, खुशी की होती है, दुख की होती है, रोने की होती है, गाने की होती है, प्रेम करने की होती है,
ताने देने की होती है, जो भी जिस भी तरह की भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न होती है, उन सभी को ये कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड का जो एक मैकेनिज्म है, वो उसको कलेक्ट करता जाता है और इसी से विकास क्रम बढ़ता जाता है आगे। जैसे कि आपने देखा होगा, डिस्कवरी चैनल पे आपने देखा होगा कि जो हिरण है ना, वो चीते से तेज दौड़ लगाता है ना, और वो अपनी स्मृतियां इकट्ठी करते 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 चीता भी और रफ्तार अपनी बढ़ाता जा रहा है और हिरण भी अपनी रफ्तार और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि हिरण को पता था कि पिछली बार के मुकाबले अगर मैं इस बार तेज नहीं भागा, ठीक है ना, तो मैं मेरी मृत्यु तय है। ठीक है। तो ये जो कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड है, इस तरह से काम करता है, जीवन से जुड़ी हर एक चीज की, हर एक घटनाक्रम को ये संचित करके रख लेता है, स्टोरेज करके रख लेता है। ठीक है। तो उसको हम पंचम भाव से देखेंगे, जिस भी, और पंचम भाव से ना कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड को क्यों देख रहे हैं, उसका एक कारण है, क्योंकि पंचम भाव से हम वैदिक ज्योतिष के हिसाब से, या फिर मतलब यूं कहें माइथोलॉजिकली हम यूं देखें, तो हम पूर्व जन्मों के संस्कार देखते हैं, पूर्व जन्मों के कर्म देखते हैं। तो पिछले जन्म में हमने क्या क्या किया, वो हमारा पंचम भाव बताता है, उसके हिसाब से ही हमको इस जन्म में फल मिल रहे हैं। इसलिए जो कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड है, उसको बड़ा विस्तृत बोला गया है। उसमें कई कई जन्मों की स्मृतियां भी हैं, कई कई जन्मों की स्मृतियां भी उसमें स्टोरेज है। ठीक है। छठे भाव की बात करें, छठा भाव जो होता है वो बीमारी का होता है, छठा भाव लोन का भी होता है, छठा भाव नौकरी का भी होता है, छठा भाव मेहनत के पैसे का भी होता है। ठीक है। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि एक नियम है कि भाई किसी भी भाव से 12वां भाव जब हम काउंटिंग करेंगे, तो उससे 12वां भाव उस भाव को निगेट करता है। जैसे कि छठे भाव का 12वां भाव जो है वो 5वां भाव है। जब हम छठे से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना। तो इस तरह से 12वें भाव पे पंचम भाव आ रहा है। ठीक है। तो छठे से 12वां कौन सा हुआ, 5वां, तो ये छठे भाव को निगेट करेगा। निगेट करके क्या कर लेगा ये, तो छठे भाव से हम जैसे कि जॉब देख रहे हैं, तो 5वां भाव जॉब छीन लेगा। छठे भाव से जैसे कि हम बीमारियां देख रहे हैं, तो 5वां भाव बीमारियां ठीक कर देगा। ये उसके हर एक पहलू को निगेट करेगा। छठे भाव से अगर हम मेहनत का पैसा देख रहे हैं, तो 5वां भाव मेहनत का पैसा भी छीन लेगा। ठीक है। जैसे हमने देखा था कि पंचम भाव से हम संतान को देख रहे हैं, तो चौथा भाव जो कि उससे 12वां है, वो संतान नहीं होने देगा। पंचम भाव से जैसा कि हमने देखा कि पंचम भाव से हम हीलिंग देख रहे हैं, है ना, औषधियों को देख रहे हैं, दवाओं को देख रहे हैं, तो चौथा भाव जो है वो बीमारी ठीक नहीं होने देगा। पंचम भाव से मैंने बताया था आपको, नेचुरल क्रिएटिविटी को हम देख रहे हैं, तो जो चौथा भाव है वो मैनमेड क्रिएटिविटी के अंतर्गत आएगा। है ना, ये सारी बातें हम कर चुके थे। एक मोटे मोटे तौर पर मैं आप सबको फिर से इसका रिवाइज करके बता रहा हूँ। ठीक है। वैसे ही सप्तम भाव जो है वो ग्राहकों का भाव है। छठा भाव ग्राहकों का नुकसान। नुकसान क्यों, क्योंकि वो इससे 12वां है। ठीक है ना। तो छठा भाव जो है, जो 7वें से 12वां है, तो ये ग्राहक है और ये ग्राहकों का नुकसान। जब भी ग्राहक का नुकसान होगा, तो फायदा किसका होगा, हमारा होगा। 7वां भाव एनिमी भी है, दुश्मन भी है, ओपन एनिमी है। ठीक है। तो छठा भाव दुश्मन पर विजय प्राप्त करना है। ठीक है। तो जब भी कोई क्रिकेट मैच आप देख रहे होंगे, ठीक है, कोई मतलब कोई भी ऐसा चीज देख रहे होंगे जिसमें कंपटीशन वाला तत्व आता है, तो उसमें हम 7वें और छठे भाव से प्रिडिक्शन करेंगे कि भाई इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगी, जो भी आपकी फेवरेट टीम होगी, है ना, उसके लिए उसको जिताने वाला जो भाव है, वो छठा ही होगा। 7वां भाव पत्नी का है, छठा भाव तलाक का है। 7वां भाव वैवाहिक जीवन का है, छठा भाव सेपरेशन का है। पंचम भाव प्रेम का है। ठीक है। और चौथा भाव मैकेनिकल थिंग्स का है। अब मैकेनिकल थिंग्स जो है वो मशीनों की तो है ही सरी, वो दिमाग की भी है ना। तो क्योंकि दिमाग भी एक मैकेनिकली काम करता है, वैसे ही पंचम भाव जो है वो प्रेम का है। तो प्रेम में कोई मैकेनिकल वाला काम नहीं होता है। ठीक है ना। जिधर जिधर आपको रास्ते मिलते जाते हैं, उधर उधर आप बढ़ते जाते हो। ठीक है। जैसा आपका दिल बोलता है वैसा काम करते हो। और यहाँ पर क्या होता है, चौथे भाव से हम टेक्निकल एनालिसिस करके काम करते हैं कि भाई ना, ये 2 और 2 4 होते हैं, है ना, 4 और 4 8 होते हैं, और 8 और 8 16 होते हैं, तो मैं भी ऐसा ही चलूंगा।
इससे हटके नहीं जाऊंगा। पंचम भाव क्या बोलेगा कि भाई ना यार 2 और 2 4 होते होंगे, लेकिन मैं सीधे 12वें के पास जाऊंगा। ठीक है, तो एक मोटा मोटा ऐसे ही आपको उदाहरण देके समझा रहा हूँ ये मैं जैसे 7वें भाव से हमने देखा कि पत्नी का होता है, पहले भाव से भाव जो होता है वो हमारा होता है, पहले भाव से दूसरा भाव जो होता है वो हमारा पैसा होता है। पैसों का भाव जो है मतलब जो कलेक्ट करके आपने धन रख रखा है वो दूसरा भाव है। तो पहले भाव से दूसरा भाव हमारा पैसा है, 7वें भाव से दूसरा भाव हमारी पत्नी का पैसा है, क्योंकि 7वां भाव पत्नी का है या पति का है, तो फिर जो भी आपका स्पाउस है, जो भी आपका लाइफ पार्टनर है, ये उसका पैसा कहलाएगा। वैसे ही पहला भाव हमारा होता है, दूसरा भाव हमारे परिवार का होता है। तो 7वां भाव हमारे लाइफ पार्टनर का है और 8वां भाव उसके परिवार का, मतलब ये उससे दूसरा है, 7वें से दूसरा है। ठीक है, तो हमारे ससुराल पक्ष का भी यही भाव होगा। नवम भाव यात्राओं का होता है, लंबी यात्राओं का होता है, खासकर माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, लंबी यात्राओं का होता है। नवम भाव लंबी यात्राओं का होता है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर नवम भाव लंबी यात्राओं का है तो अष्टम भाव क्या करेगा? छोटी यात्रा को सर। ये फ्लाइट फेल होगा, फ्लाइट डिले होगा। रोक देगा सर। यात्राओं में बाधा आएगी 8वें भाव से। तो जब भी हम किसी की यात्राओं के बारे में चेक कर रहे हैं और वहां पर हमको 9th हाउस ज्यादा दिख रहा है, सॉरी 8th हाउस ज्यादा दिख रहा है 9th हाउस से, या फिर 9th हाउस हमको नहीं दिख रहा है, तो हमको ये भी बोलना पड़ सकता है कि भाई ये यात्रा कैंसिल हो जाएगी, या फिर यात्रा तो होगी लेकिन यात्रा में बड़े विघ्न आएंगे। वहीं नवम भाव जो है वो पिता का भी है, फादर का। 9th हाउस कुछ वैदिक शास्त्रों में हम 10th हाउस लेते हैं, लेकिन कृष्ण मूर्ति पद्धति के अंदर हम 9th हाउस से ही पिता के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं। और मतलब हमको कोई कंफ्यूजन नहीं होता कभी भी। अगर हमको पिता की जीवन के बारे में पता करना है, किसी भी बात के बारे में पता करना है, तो हम 9th हाउस से प्रिडिक्शन करके परफेक्ट पता कर सकते हैं। तो इसमें कुछ दो राय नहीं है कि 10वें से हम वैदिक के हिसाब से पिता को देखते हैं तो 9वें से क्यों देख रहे हैं केपी में, है ना? तो ये कोई तर्क वितर्क का विषय नहीं है, पक्का गणित है। ठीक है, अब ये जो है 9th हाउस जो है वो पिता का है, तो 8th हाउस उसमें भी दिक्कत परेशानियां, पिता के साथ संबंधों में दिक्कत परेशानियां खड़ी कर देगा। ठीक है, 9th हाउस धर्म का भी है, धर्म से संबंधित जितने भी काम होते हैं, पूजा पाठ कर्मकांड, नमाज पढ़ना, पूजा करना, अर्चना करना, चर्च में जाना, और मतलब जितने भी स्थान संस्थान होते हैं जो धर्म से जुड़े हुए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, गिरजाघर हो गए, ठीक है ना? तो जो भी धर्म से जुड़े हुए जितने भी प्लेसेस हैं वो सारे नवम भाव से देखे जाते हैं। आश्रम सारे नवम भाव से देखे जाएंगे। आपके जो टीचर्स हैं, गुरु हैं, वो नवम भाव से देखे जाएंगे। आपकी जो हायर एजुकेशन है उसको नवम भाव से देखा जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि 9th हाउस से हम हमारी हायर एजुकेशन देख रहे हैं, तो 8th हाउस क्या करेगा? हमें ठीक से पढ़ने नहीं देगा, ये पढ़ाई में बार बार विघ्न लाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है इस तरह से काम करता है। 9th हाउस एक चीज का और है जिसको हमको 10th हाउस से समझना पड़ेगा। दशम भाव जो होता है, दशम भाव कर्म का होता है। कर्म कौन सा? वो कर्म जिससे रोजी रोटी चल सके। तो जिससे रोजी रोटी चल सके वो कर्म को हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशन। ठीक है, दशम भाव प्रोफेशन का होता है हमारे, है ना? चाहे आप जॉब कर रहे हो, छठे भाव से हम जॉब देख रहे हैं, 7वें भाव से हम बिजनेस देख रहे हैं, है ना? बिजनेस किसके साथ होता है? ग्राहकों के साथ में होता है ना। 7वें भाव को मैंने बताया ना, ग्राहक बोलते हैं 7वें भाव को। तो ये जो है ऑल ओवर प्रोफेशन का, कि भाई आप बिजनेस करोगे या जॉब करोगे, या फिर अगर आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो तो उसमें क्या करोगे, वो 10वां भाव बता देता है। 10th हाउस उसके बारे में जानकारी हमको बहुत अच्छे से दे देता है। ठीक है, इसके अलावा 10th हाउस हमको नेम फेम भी देता है। जब भी 10वां भाव पहले भाव के साथ में और 11वें भाव के साथ में जुड़ता है तो ऐसे में उस व्यक्ति का बड़ा नेम फेम होता है, राजनीतिक दखल होता है, चाहे राजनीति में हो या ना हो। और 1 10 11 इन भावों के साथ में अगर 5 नंबर भी जुड़ जाता है तो वो व्यक्ति मंत्री बनने के लिए भी केपेबल हो जाता है, मंत्री पद के लिए भी केपेबल हो जाता है। ठीक है, दशम भाव से एक चीज और देखते हैं। दशम भाव से हम देखते हैं
सत्ता। तो दशम भाव से जब हम सत्ता देख रहे हैं तो नवम भाव क्या करेगा? सत्ता से हटा देगा। ठीक है। वैसे ही दशम भाव से जब हम प्रोफेशन देख रहे हैं तो नवम भाव क्या करेगा? प्रोफेशन को बिगाड़ेगा। प्रोफेशन, काम धाम, काम धंधा नहीं चलने देगा। ठीक है। 11वें भाव से हम मूल रूप से, अभूतपूर्व रूप से इच्छा पूर्ति को देखते हैं। जितनी भी इच्छाएं होती है, जिन जिन भावों से जुड़ी हुई इच्छाएं हैं, अगर आपको घर चाहिए तो चौथे भाव की इच्छा पूर्ति यहाँ से होगी। अगर आपको छोटा भाई बहन चाहिए तो तीसरे भाव की इच्छा पूर्ति यहाँ से होगी। अगर आपको सुखी परिवार चाहिए, पैसा अच्छा चाहिए, कले मतलब बैंक बैलेंस अच्छा चाहिए, तो आपको दूसरे भाव की इच्छा 11वां भाव पूरी करेगा। अगर आपको संतान चाहिए तो पंचम भाव की इच्छा 11वां भाव पूरी करेगा। अगर आपको जॉब चाहिए तो छठे भाव की इच्छा 11वां भाव करेगा। अगर आपको पत्नी चाहिए या पति चाहिए, आपको शादी करना है, आपको अच्छा वैवाहिक जीवन व्यतीत करना है, तो 7वें भाव की इच्छा 11वां भाव करेगा। अगर आपको दहेज चाहिए, अगर आपको बीमे का लोन चाहिए, सॉरी बीमा चाहिए, या आपको मल्टीपल लोन चाहिए, है ना, तो वो भी इच्छा 11वां भाव पूरी करेगा। और अगर आपको गिफ्ट चाहिए, है ना, ठीक है, या आपको छुपा हुआ धन, गड़ा हुआ धन, या ऐसा पैसा जो मतलब कहीं पे रखा हुआ आपको पता नहीं है कहाँ रख दिया है, ठीक है, पापा जी ने, और पापा जी तो चल बसे, पता नहीं उन पैसा कहाँ पे रख गए या फिर सोना चांदी कहाँ पे रख गए, तो वो जो गड़ा हुआ धन है या फिर छुपा हुआ धन है, वो आपको अष्टम भाव की इच्छा 11वां भाव पूरी करेगा। वैसे ही पढ़ाई जो है, हायर एजुकेशन की इच्छा भी 11वां भाव पूरी करेगा। नेता बनना है तो वो भी 11वां भाव पूरा करेगा। प्रोफेशन में अच्छा परफॉर्मेंस करना तो भी वो 11वां भाव पूरा करेगा। 12वें भाव से हम देखते हैं, 12वें भाव से हम देखते हैं नुकसान। ठीक है। और 12वें भाव से हम देखते हैं गुप्त इच्छाएं, तो गुप्त इच्छाएं भी 11वां भाव पूरे करेगा। नुकसान से भी फायदा आपको 11वां भाव दिलाएगा। मतलब आज आपने जो नुकसान करा है, मान लीजिए कि आपने एक घर खरीदा, उसमें आपने 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, सॉरी 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो बहुत 100 साल पीछे चला गया मैं तो आपने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, आपने कोई घर लिया, तो वो पैसा तो आपकी जेब में से चला गया ना, फिलहाल तो आपका नुकसान हुआ ना। तो इन्वेस्टमेंट को भी हम 12वें भाव से देखते हैं, इन्वेस्टमेंट से हमको फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो 11वां भाव बताएगा। ठीक है। 11वें भाव से हम एक चीज और देखते हैं, 11वें भाव से हम 7 स्टार्स होटल को भी देखते हैं। ठीक है। 12वां भाव जो है वो नुकसान का भाव है, हानि भाव कहा जाता है इसको। और 12वें भाव से हम जितनी भी लाइफ में नुकसान होता है हमारा, वो देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारा नुकसान बोल रहा हूं ना मैं, ये शब्द यूज किया ना, तो भाई ये हम है, 1 नंबर जो है हम है, 12 नंबर नुकसान है, मतलब हमारा नुकसान, ये पहले भाव से 12वां भाव है इसलिए। ठीक है। नुकसान में क्या क्या चीज आ जाती है भाई? पैसे का नुकसान हो गया, है ना। अ, 1 मिनट इसके अलावा पैसे का नुकसान हो गया, गाड़ी घोड़े का नुकसान हो गया, सेहत का नुकसान हो गया, सारी चीजों का नुकसान 12वां भाव हमको देता है। इसके अलावा 12वां भाव नई दुनिया का पता हमको देता है, एक नई दुनिया, एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो ऐसी दुनिया कौन सी होती है? फॉरेन लैंड। 12वां भाव हमको वो भी दिखाता है। और क्या होती है नई दुनिया में? सपने, वो भी हमको 12वां भाव दिखाता है। और क्या होता है नई दुनिया में, जो हमको जिसका ना आता है ना पता है ना वहाँ क्या होता है, ठीक है ना, कुछ नहीं पता हमको। तो समाधि, मोक्ष, ये भी 12वां भाव हमको दिखाता है। कुंडलिनी जागरण के बाद में कुंडलिनी जागृत होती है, पूरे शरीर के सातों चक्रों को भेद के 12वें हाउस में जागृत हो जाती है। 11वें भाव से मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको। 11वें भाव से एट्यूनमेंट, एट्यूनमेंट मतलब समझते हैं आप? दीक्षा। एट्यूनमेंट आपको मिल जाता है आपके गुरु से 11वें भाव से। आपका 11वां भाव अगर बली है तो कोई गुरु आपको दीक्षा जरूर देगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। ठीक है। 12वां भाव से हम सपने देखते हैं, तो भाई हम सपने कैसे देखेंगे? अच्छे देखेंगे, बुरे देखेंगे। 12वें भाव से हम नींद भी देखते हैं, तो हमको नींद कैसी आएगी भाई? अच्छी आएगी, बुरी आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें हम 12वें भाव से देख सकते हैं। 12वां भाव से हम आइसोलेशन भी देखते हैं, इसलिए हॉस्पिटल को और जेल को भी हम 12वें भाव से देखते हैं, क्योंकि ये आइसोलेशन के ही एक पार्ट है। यहाँ पर हमको आइसोलेट कर दिया जाता है ना।
हॉस्पिटल में जाके आईसीयू में पहुंच जाते हैं, जेल में जाके बिल्कुल एकांतवासी कारावास का मतलब मजा लेते हैं। ठीक है, इसलिए इन सब चीजों को भी हम बारहवें भाव से देखते हैं। आज बहुत तेज बोला मैं, यहाँ तक कुछ कोई कोई संशय, कोई मतलब कोई बात हो तो पूछ सकते हैं यहाँ से। सर आपके यहाँ भी आग लगाते हैं फसल को, मतलब काटने के बाद? हाँ, क्यों नहीं, बड़ा मजा आता है उसमें लोगों को। को भी आ रही, मेरे को भी आ रही, इसलिए पूछ रहा था। नहीं नहीं, यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो सर तो आप सभी पूछ सकते हैं कोई। हेलो, हाँ जी। गुड इवनिंग सर। हाँ, नमस्ते मैम, हाँ मेघा जी मैम। नमस्ते। हाँ जी सर, सर मैंने पूछना था, सर आपने कल एक चार्ट दिखाया था ना जिसपे मतलब 11 11 ज्यादा आए हुए थे, मतलब 11 जो हैं 11। हाँ हाँ हाँ, सर वो चार्ट एक बार आप दिखा दोगे? अभी दो थोड़ी देर बाद दिखा देता हूँ। हाँ जी सर। और सर ये आप भी आपका चार्ट पूछना देखो ना, था। आपको आप आपका चार्ट हाँ देखो भाई, जी वहां पर वहां आप तो आप अपना चार्ट देखो कि भाई जो मैंने दिखाया था वहां पर आपके इसमें सबसे ज्यादा भाव कौन से दिख रहे हैं। ठीक है ना, आप सर, वो आपका मैंने देखो। ना देखा था, लेकिन वो ना वहाँ पे और भी चार्ट्स आ गए कितने सारे, फिर मैं कंफ्यूज हो गई कि कौन सा चार्ट देखना है एक्चुअल में। अच्छा अच्छा, नक्षत्र हाँ नाड़ी जी, नाम नोट कर लीजिए आप, नक्षत्र नाड़ी नक्षत्र का नाड़ी। चार्ट है। ठीक है हाँ सर, ठीक है। और सर ये पूछना था, जैसे हमने मान लो कि हमने देखना है कि 5 बजे का, 5 बजे हमने क्या किया, या मतलब कैसा हमारा टाइम था। वो जो हम हो रहा कुंडली से देखते हैं। आपने आपने प्रश्न कुंडली सिखाई थी ना कल। नहीं, हो रहा दिखाया था मैंने आपको। हो रहा, हाँ जी हाँ जी। तो सर उसमें मतलब नॉर्मल कुंडली हम देखेंगे कि केपी से देखेंगे? नॉर्मल देखना है उसमें। ओके, जैसे शुक्र का हो रहा चल रहा है तो नॉर्मल कुंडली में देखेंगे कि हाँ शुक्र का कहाँ हाँ, बैठा है, उसके भाव कौन से हैं। नॉर्मल ठीक देखेंगे है सर। उसमें। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके मैम। हाँ जी, और कोई प्रश्न हो तो बताइए, या फिर आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो मैं अब बात करने वाला हूँ, क्योंकि क्योंकि भावों को थोड़ा मतलब अधूरा ही समझा पाया था मैं, इसलिए मैंने जल्दी 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 आपको सारे भावों के बारे में जानकारी दी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा सुनकर, है ना। सर नई डिटेल्स भी मिली होगी। हाँ जी, बताइए। नॉर्मल में और केपी में मेन डिफरेंस क्या है? नॉर्मल में और केपी में मेन डिफरेंस क्या है? केपी या फिर केपी से जुड़ी हुई जो विधाएं हैं सर, जैसे कि हम्म केपी से जुड़ी हुई विधाएं हो गई, नाड़ी हो गई, के भास्करन हो गई, खुल्लर जी की कस्पल इंटरलिंक हो गई। ये क्या हम्म होता है सर, ये भाव जैसे जो नॉर्मल कुंडली रहती है ना हमारी, वो क्या हम्म होती है, भाव मध्य से स्टार्ट करते हैं, हम्म है ना। केपी में हम भाव आरंभ का यूज करते हैं। ये थोड़ी सी हम्म टेक्निकल और डिफिकल्ट, मतलब थोड़ी भाषा में थोड़ी सी क्लिष्टता रहती है इसको ओके समझाने में, लेकिन फिर भी मैं जितना समझा पाऊंगा उतना बता दूंगा आपको। दूसरी बात ये रहती है कि हम जो अयनांश का यूज करते हैं, जैसे कि चित्रपक्ष अयनांश का यूज करते हैं वैदिक में ज्यादातर। ठीक है ना। हम्म जैसे अब करना भी तो लाहिरी का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है ना। बराबर चित्रपक्ष का मतलब एक प्रारूप है। हम्म केपी में हम केपी अयनांश का यूज करते हैं। तीसरी बात, केपी ओ एस्ट्रोलॉजी जो है वो प्लासिडस सिस्टम से चलती है, जो कि थोड़ी वेस्टर्न मतलब पद्धति है ओके ना। तो ओके वेस्टर्न पद्धति को और इंडियन पद्धति को, दोनों पद्धतियों को मिक्सचर करके एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाया है। वो ओके हम उसको हम केपी नाड़ी बोल सकते हैं। ओके सर इन दोनों में ही, इन दोनों विधाओं में उसका यूज होता है। केपी में भी होता है, नाड़ी में भी होता है, के भास्करन में भी होता है, कर्सपल इंटरलिंक में भी होता है, और 4 स्टेप थ्योरी में भी होता है, और बैक 3.5 बैक टू पवेलियन नाम से एक थ्योरी भी होती है, कलकत्ता के एक गुरुजी उन्होंने इसको क्रिएट किया है, हाँ उससे हाँ भी हाँ होता है। अच्छा ओके सर ओके थैंक यू मेनली जो प्लासिडस सिस्टम यहाँ पर यूज होता है। और ओके भाव आरंभ, मतलब भाव एग्जैक्टली जो लगन है वो कहाँ से आरंभ हो रहा है। तो इसलिए केपी की जब आप कुंडली देखेंगे तो कई बार देखेंगे कहीं राशियां चेंज हो जाती हैं, कहीं राशियां हम्म डबल डबल दिखेंगी, कई बार राशियां आपको एक मतलब गायब हो जाएंगी, है ना। ऐसी बहुत सारी आपको मतलब यस अनहोनी यस जैसी चीजें आपको दिखेंगी, तो इस कारण से ही होता है। हाँ, ओके सर उसमें ज्यादा टेक्निकलिटी में हम नहीं जा सकते, बहुत ओके ही सर मतलब ज्यादा क्लिष्ट हो जाता है मामला, क्योंकि हम्म एक आम मतलब श्रोता को, जब एक आम अ, विद्यार्थी को जब हम ये समझाने बैठेंगे कि भाई ये इस तरह से काम करता, तो वो सर पकड़ के बैठेगा, भाई मेरे को नहीं सीखना। हम्म क्योंकि केपी को हम यहाँ पर उसका प्रचार प्रसार हम इस कारण ही कर पा रहे हैं, क्योंकि उसको उसका जो एक तो ना
जैसे ज्योतिष के 2 पार्ट होते हैं, एक तो फलित होता है, एक गणित होता है। तो गणित का पार्ट बेहद बेहद क्लिष्ट है, लेकिन अच्छा फलित का पार्ट उतना ही आसान है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी कुछ क्लासेस में 2 14-14 साल के बच्चे भी थे, वो भी सीख के गए। ओके वेरी गुड ठीक है ना? तो मतलब प्रिडिक्शन करने में उतना ही इजी हो जाता है। बराबर बराबर यस सर ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम सब लोग उप सर नक्षत्र की वैदिक बात। और केपी में भी बहुत डिफरेंस है। हाँ जी मैम, डिफरेंस तो है, हर थ्योरी में डिफरेंस है, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि वैदिक से ज्यादा अच्छी है केपी। मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। मैं ये जरूर बोलूंगा कि वैदिक के आचार्य उतने अच्छे नहीं हैं, है ना? वो ओके सिर्फ ना काल सर्प दोष निकाल के, मांगलिक दोष निकाल के, वो उस टाइप के जो आचार्य लोग होते हैं ना, जी है ना, तो वो वही वो आचार्यों की गलती है। ठीक है ना? और तीसरी बात, या फिर कोई बहुत गहरा फल कथन वो बोल ही नहीं पाते हैं। वो बोल देंगे कि काल सर्प दोष है, मांगलिक दोष है, चांडाल दोष है, गज केसरी योग है, 4-5-6 चीजें बोलेंगे, बस हो गया काम। बराबर ओके तो वो भाई वो जब जब आप वर्ग चार्ट पे काम करते हो, जब आप अष्टक वर्ग पे चार्ट पे काम करते हो, प्रशस्त अष्टक वर्ग पे काम करते हो, होरा पे काम करते हो, तब ना जो रिजल्ट आते हैं बहुत यूनिक आते हैं, बहुत अमेजिंग आते हैं, वैदिक से भी। लेकिन उसमें थोड़ा सा मतलब वो क्या बोलते हैं उसको ना उसका सीक्वेंस पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पर ओके क्या होता है, केपी में सीक्वेंस पकड़ना बड़ा आसान है। इजी ए है। फॉर एप्पल क्या है, बी फॉर बेबी क्या है, सी फॉर किड क्या है, यहाँ पर इजीली पता पड़ जाता है। वहां पर ना ए फॉर एप्पल के बाद जेड फॉर जेब्रा आ जाएगा कभी कभी, फिर ना जेड फॉर जेब्रा के बाद में एफ फॉर फ्रूट आ जाएंगे। वो मतलब सीक्वेंस पकड़ में नहीं आता है वैदिक में। बराबर ओके ठीक है, चलिए अभी देखिए, हमने भावों को अच्छे से समझा हमने, है ना? और चलिए बहुत बढ़िया, भावों को समझा हमने। अभी हम समझते हैं उपनक्षत्र क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर आप नोटिस कीजिए कि ये 1 नंबर भाव में जो राशि लिखी हुई है यहाँ पर, है ना, तो बुध की राशि हमको दिख रही है। बराबर ठीक है, तो जो आप यहाँ पर जब चल के देखेंगे तो मिथुन राशि आपको यहाँ पर लगन में दिखेगी। बराबर मिथुन राशि बुध की होती है। अब एक राशि को अपन मान लो कि एक हमने हथौड़ा लिया और वो राशि नाम का जो पत्थर है ना, उस पर जोर से मारा भम करके। ठीक है, तो उसके टुकड़े हो जाएंगे। कितने बराबर टुकड़े होंगे उसके टुकड़े? उसके टुकड़े मालूम होंगे 2.25, जो कि नक्षत्र कहलाएंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे उन 2.25 टुकड़ों में से ही एक टुकड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये बुध की राशि के हमने 2.25 टुकड़े किए, तो एक टुकड़ा गुरु का यहाँ पर पड़ा हुआ है, देखिए। तो यहाँ पर हम यूं नहीं बोलेंगे कि अश्विनी नक्षत्र या भरणी है या कृतिका है या महा क्या है, ज्येष्ठा है या पुनर्वसु है, क्या है, वो नहीं बोलेंगे हम। वो नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह रहेगा ना, उसका नाम लिख देंगे बस यहाँ पे। हमको इतनी डिटेलिंग भी नहीं चाहिए, हमको तो उसका स्वामी ग्रह का नाम बता दो, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? अब ये करना है कि ये जो गुरु, ये तो हमने टुकड़े मतलब बुध के तो हमने टुकड़े कर दिए, तो उसके 2.25 टुकड़े निकले। अब ये जो उन 2.25 टुकड़ों में से एक टुकड़ा कौन सा, ये गुरु का है। अभी जब गुरु गुरु को हम टुकड़ा लेंगे, है ना, और इस पे भी एक जो जोर से हम तोड़ की मारेंगे, धड़ाम, तो इसके कितने टुकड़े होंगे? इसके टुकड़े हो जाएंगे 9। और वो जो 9 टुकड़े, उनको हम 9 ग्रहों का नाम दे देंगे। और सबसे पहला जो टुकड़ा रहेगा वो गुरु नाम का ही रहेगा। ठीक है, बराबर गुरु के बाद में कौन सा आएगा? शुक्र शनि, शनि ओके है ना, और शनि के बाद में बुध, बुध के बाद में केतु, के बाद शुक्र। फिर आएगा शुक्र। जिस तरह से महादशाओं का सीक्वेंस होता है ना, ये वैसे चलेगा। अच्छा हाँ, महादशाएं समझते हैं ना आप लोग? मतलब बहुत यस सारे लोग सर समझते हैं, बहुत सारे नहीं भी समझते होंगे। तो ये सीक्वेंस कैसा रहेगा? वैसा रहेगा कि भाई गुरु के बाद में शनि आएंगे, फिर बुध आएगा, फिर केतु आएगा, फिर शनि मतलब वो शुक्र आएगा। ठीक है ना? तो इसका जब हमने टुकड़ा करा, है ना, तो 9 टुकड़े हुए। 9 टुकड़ों में से जो एक टुकड़ा है, उसको हम बोलेंगे नक्षत्र खंड, है ना। और ज्यादा, और एक हिंदी में शब्द है जिसको हम बोलेंगे उपनक्षत्र। इंग्लिश में शब्द है, उसको हम बोलेंगे सब लॉर्ड, है ना।
मतलब जब वो जो नक्षत्र खंड है ना, उसको हम बोलेंगे सब डिवीजन हो गया ना, मतलब बरोबर। तो सब डिवीजन का जो सब है, उस सब का लॉर्ड कौन है, तो वो है गुरु। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि गुरु जो है लगन का सब लॉर्ड है, या गुरु जो है लगन का उपनक्षत्र है, या गुरु जो है लगन का नक्षत्र खंड है। बरोबर। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर गुरु यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब हमको क्या अब हमको क्या चीज चाहिए, है ना, यहाँ तक तो हमको मोटा मोटा अंदाजा एक बैठ गया। अब हमको क्या चीज चाहिए, नहीं, मेरी बात सुनो, लौकी की सब्जी रखी ना, जो लौकी, नहीं, लौकी की सब्जी रखी ना, तो सिर्फ सब्जी सब्जी खा लूंगा मैं। ठीक है, तो जो तो जो वो सब लॉर्ड है ना, वो जो गुरु है, अब हमको क्या है, गुरु के बारे में, गुरु ग्रह के बारे में जानकारी होना चाहिए थोड़ी। बरोबर। अब हमको लगन के बारे में तो जानकारी है कि भाई लगन से हम खुद को देखते हैं। ठीक है, खुद को देखते हैं, हमारे सर के जो इस ऊपर हिस्सा है, इसको देखते हैं, है ना, खुद को पूरी ऑल ओवर बॉडी को भी देखते हैं, हमारे पूरे मन को भी देखते हैं, चित्त की पूरी अवस्था को हम देखते हैं। ठीक है, तो अब हमको गुरु ग्रह के बारे में पता होना चाहिए, और हमको एक चीज को क्रैक करना पड़ेगा, वो है कि जो गुरु ग्रह है उसको लगन पर आरोपित करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, चलो आओ वो भी करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सभी लोगों को म्यूट कर दिया है मैंने। अब मान लीजिए कि गुरु ग्रह है जो कि लगन से जुड़ा हुआ है, लगन पे इसको आरोपित करना है। ठीक है ना, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं ना हम, जैसे तो इसको आरोपित करना है लगन पे। तो लगन बोल रहा है कि भाई मैं आपको दिखा रहा हूँ सेल्फ, खुद को दिखा रहा हूँ। गुरु ग्रह हमको क्या दिखा रहा है, गुरु ग्रह हमको चर्बी दिखाता है, मोटापा दिखाता है। अब मोटापे को आरोपित कर दो लगन पे, ऐसा जातक मोटा होगा, मोटा ना हो तो उसकी तोंद बाहर होगी, चाहे दुबला हो, चर्बी उसके शरीर में दिखेगी ही दिखेगी। गुरु ग्रह जहां पर भी बैठता है वहां पर अपनी मात्रा को बढ़ा देता है ना, गुरु ग्रह डबल कर देता है चीजों को। तो कहाँ बैठ गया, लगन में। लगन से हम क्या देखते हैं, फोरहेड के ऊपर का एरिया। तो फोरहेड के ऊपर के एरिया में क्या है, बाल, हमारी जुल्फे तो उड़ा देगा वो, चाहे कम कम उड़ाए, चाहे साइड साइड से उड़ाए, इतना इतना उड़ाए, पूरे ना उड़ाए, हल्के कर देगा लेकिन। तो बाल आपको प्रॉपर नहीं दिखेंगे गुरु ग्रह के कारण, कम उम्र के बच्चे के भी नहीं दिखेंगे। कई बार ऐसा होगा, कई बार ऐसा होगा कि भाई कुछ दशाओं का अंतर, मतलब दशाओं का ऐसा कुछ अगर पेच फंस जाए, तो थोड़ी सी भाई एज के बाद में उड़ जाएंगे, लेकिन उड़ेंगे जरूर उसके बाद। उसके सिम्टम्स आना तो मतलब शुरू से दिखेंगे कुछ 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 आपको। ठीक है, गुरु ग्रह क्या हमको और क्या चीजें देता है, तो गुरु ग्रह जो है हमको विवेक देता है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं ज्ञान देता है, नॉलेज देता है, नहीं, ज्ञान नॉलेज इससे ही बड़ी एक चीज है जिसको बोलते हैं विवेक, है ना। और क्या देता है, तो वो हमको देता है विजडम। विजडम को हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रज्ञा, अंतः प्रज्ञा। ठीक है, अंतः प्रज्ञा क्या है, बहुत मजेदार चीज है ये। जैसे कि पापा आए हैं, मुझको पापा आए हैं, मुझको जोर से एक लाफा मारने वाले हैं कि साले तूने ये काम नहीं करा मेरा। तो हम क्या करेंगे, हम मतलब हम कुछ सोचेंगे नहीं, हम कुछ कैलकुलेशन नहीं बैठेंगे, सीधे हम हाथ यूं करिए। ठीक है, सब बच्चे करते हैं ना ऐसे, है ना। तो जो अपने आप हाथ यूं जाता है ना, तो वो हमारी अंतर प्रज्ञा है। खासकर कुंफू कराटे की फिल्में आपने देखी होगी, तो उसमें एक एक मूव सामने वाले को ही पता होता है कि यार ये अगला मूव क्या होगा इसका, ये कैसे मारेगा, क्या करेगा। ठीक है, तो वो उनके अंतर प्रज्ञा से ही सारे जो बचाव करते हैं ना, वो अपने अंतर प्रज्ञा से ही करते हैं। ठीक है, और गुरु हमको क्या देता है, कोई बता सकता है, कोई बताएगा। हाँ सुवर्णा मैम, आप बताओ। मैं गुरु ग्रह में ज्ञान भी देता है गुरुवर। हाँ, भाई ज्ञान, विवेकवान तो बनाएगा ही, धन। बुद्धि विवेकवान तो बनाएगा, हमको आस्तिक भी बनाएगा, हमको सात्विक भी बनाएगा, धार्मिक बना देगा। धार्मिक बनाएगा, धार्मिक, धार्मिक, धार्मिक भी बनाएगा। हाँ धार्मिक बनाएगा, सात्विक बनाएगा, मेन जो चीज है ना। स्पिरिचुअलिज्म। चाहे चाहे व्यक्ति भगवान को माने या ना माने,
अगर वो सात्विक है तो ये मान के चलिए कि वो धार्मिक है। वो चाहे कोई कितनी ही अगरबत्ती धूप बत्ती अगर लगाता है, कितने ही 5 मंदिर रोज जाता होगा या 5 टाइम की नमाज रोज पढ़ता होगा और उसमें तामसिक भावना ज्यादा है, तो धार्मिक नहीं है। ठीक है। तो गुरु ग्रह जो सत्व प्रदान करता है, हमको सात्विकता प्रदान करता है। गुरु ग्रह ऑक्सीजन का भी कारक होगा, तो ऐसे व्यक्ति की बॉडी में आपको ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा मिलेगी। अपन बोलते हैं ना यार इसमें उसमें यार ऑक्सीजन की कमी हो गई यार उसको, तो उसको वो दिक्कत कभी नहीं आएगी। एक मजे की और बात बताता हूँ। गुरु ग्रह जो है व्यक्ति कितनी ही जिम चले जाए, कितनी ही मेहनत कर ले, कितनी ही दौड़ लगा दे, गुरु ग्रह दुबला नहीं होने देता है, अगर वो लग्न से कहीं से भी कनेक्ट हो जाए तो। वही बोलना था मुझे। हाँ वो तो डबल कर देता है ना गुरु ग्रह, हाँ, मोटापा देता है। तो वो डबल कर देता है मतलब। ठीक है। ये चलिए और देखते हैं इसमें और क्या देख सकते हैं हम। अभी हमने ये गुरु ग्रह को देखा। पूर्वजों के ठीक संस्कार है भी आते हैं सर इसमें? जी सर। पूर्वजों के संस्कार, अपने परिवार के संस्कार पुराने। हाँ सर बोल सकते हैं। मेन तो हमने भाई विजडम बोल दी है, वो कहीं से भी आ जाएगी। वो भाई परिवार के साथ के थ्रू आ जाएगी, या आपने शंकराचार्य की कहानी सुनी है ना भाई। जी। उनके परिवार में तो कोई संस्कार नहीं थे, लेकिन पूरा जो उनका जो आपको उनका जो अस्तित्व आपको दिखेगा, उनका जो स्ट्रक्चर दिखेगा, वो पूरा गुरु ग्रह से संबंधित दिखेगा। ठीक है। तो एक जो शमशान में काम करने वाले चांडाल होते हैं, है ना, वो उनसे भी सीखा उन्होंने, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, उनके भी अंततः उनके भी चरण स्पर्श करे कि नहीं आप भी मेरे गुरु हो। तो ये चीज ना सर, इसको बोलते हैं विवेक, इसको बोलते हैं विजडम। ये ना अपने आप प्रकट होते हैं अंदर से। ठीक है ना। तो गुरु ग्रह वो देता है सर। और वो आपका गुरु कोई भी हो सकता है। आपके गुरु आपके माता पिता भी हो सकते हैं, कोई मतलब बाहर का व्यक्ति भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई सखा भी हो सकता है, कोई आपसे निचली स्तर वाला व्यक्ति भी हो सकता है। आप कितना ग्रास्प कर सकते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं बड़े मजेदार। जैसे पुराने स्टूडेंट तो पकड़ लेंगे इस चीज को। जैसे अपने क्लास में जैसे वेबिनार पर लेते तो एक सर आते लखबीर सिंह सर, शायद अभी भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं यार इनको ये बीच बीच में बहुत बोलते हैं सर बोले। ठीक है ना। मैं बोलता हूँ नहीं यार, वो इतने नॉलेजेबल पर्सन है, उनको बोलने दो, बीच में भी बोल रहे हैं ना, तो यार मैं उनकी बात नहीं काट सकता हूँ। ओके। ठीक है ना। आप यकीन नहीं मानेंगे सर, क्रिकेट मैच पर पूरे वर्ल्ड कप में सारी प्रिडिक्शन उन्होंने दी है हमारे ग्रुप में, एक ग्रुप में, और एक भी मजाले गलत हो जाए। ठीक है ना। जो भी देवज्ञ है उसका तो आदर करना पड़ेगा। सेकंड हाउस की बात करते हैं। सेकंड हाउस हमारी खान पीन की आदतें, हमारी वाणी, हमारी सुनने सूंघने और सुनने की क्षमताएं। अब यहाँ पे आ गए भैया राहु महाराज। अब राहु महाराज को हमको सेकंड हाउस पे आरोपित कर देना है। भाई हम ये भाई सब लोड ही क्यों देख रहे हैं? हम राशि भी तो देख सकते हैं, हम नक्षत्र भी तो देख सकते हैं, वहां पे कोई ग्रह बैठा होगा उसको भी तो देख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि कृष्ण मूर्ति पद्धति या कृष्ण मूर्ति से जुड़ी जो पद्धतियां हैं वो मानती हैं कि असली साम्राज्य जो है वो स्थापित उप नक्षत्र ही करता है। असली जो ताकत है वो ऐसा नहीं कि राशि में नहीं है या नक्षत्र में नहीं है, या जो ग्रह जो वहां बैठा है उसमें नहीं है, लेकिन जो इन सब से भी इन सबको भी पकड़ के चलने, उनको सबको भी लेके चलने वाली जो ताकत है वो उप नक्षत्र में ही है। और असली प्रिडिक्शन उप नक्षत्र करेगा, असली स्वामी उस भाव का उप नक्षत्र ही है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दूसरे भाव से राहु जुड़ गया है। तो आप क्या बोलेंगे? इसकी वाणी कैसी होगी? सबसे पहले तो खराब होगी। सर नहीं, खराब खराब हो नहीं गई। होगी। नहीं 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 नहीं। राहु कई भाषाओं को जानकार बनाता है। राहु भाषा का ही कारक है। बुद्ध बुद्ध का सबसे अच्छा दोस्त बोलते हैं ना अपन। यस। सर बहुत सी भाषाएं आती होंगी इनको। राहु को 2 से अधिक भाषाएं कम से कम आती होगी। हार्ड भाषा जो है ना, जैसे ये प्रीतम है सर है, ये बोल रहे हैं कि हार्ड, तो हार्ड भाषा जो है ना वो केतु बोलेगा, मंगल बोलेगा। रूड भाषा नहीं होती है। हाँ ये सब ये मंगल और केतु करेंगे सर। अच्छा।
राहु जो है वो कई भाषाओं को जानकार बनाएगा, मल्टीपल लैंग्वेजेस। बिल्कुल प्रीतम भाई, बिल्कुल मल्टीपल लैंग्वेजेस आपको देगा। वो सिंधी में भी बात कर लेगा, पंजाबी में बात कर लेगा, हिंदी में भी बात कर लेगा, वो तमिल में भी बोल लेगा, हिंदी में भी बोल लेगा, इंग्लिश में भी बोल लेगा। ठीक है ना। ऐसे कि भाई अगर मैं हूँ तो मुझको तो कोई तमिल नहीं आती ना, तो और भी कोई भाषा नहीं आती, लेकिन जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है वो मुझे आती है। कि कहीं करीरिया हो, एड़ी जाओगा, है रोटा खायो के नहीं। ठीक है ना, तो हमारे मालवा भाषा बोली जाती है ना हमारे यहाँ पर। तो मैं भाई लगभग लगभग 3 भाषाएं, है ना, मोटे मोटे तौर पे बोल लेता हूँ, है ना। तो इस तरह से हम राहु को आइडेंटिफाई करेंगे। अब बात होती है कि भाई राहु जो है उसको हमें स्वाद लेने की जो ग्रंथि है ना, वो भी दूसरा भाव देता है। तो राहु को स्वाद कैसा पसंद आएगा? तो एक तो तिक्त स्वाद, मतलब कड़वे जैसा स्वाद, और गरम। और थोड़े से शनि जैसे गुण भी होते हैं, तो उसको थोड़ा सा पुराना स्वाद भी खा ले चल जाता है। मतलब भाई बासी खाना भी जैसे खा लेते हैं ना कुछ लोग, सुबह की रात की रोटी खा लेंगे, रात की सब्जी खा लेते हैं, है ना। सर तो वो फास्ट फूड। नहीं, फास्ट फूड नहीं। फास्ट फूड नहीं। तो यहाँ पे ना टेस्ट की बात करेंगे ना, तो हम गरम, तीखा, खट्टा, है ना, इसकी बात करेंगे, है ना। भले वो कुछ भी हो। अब अमेरिका चले जाओ तो वहां तो वो उनकी रोटी ब्रेड है, तो क्या कर लेंगे हम, वो तो फास्ट फूड ही हो गया पूरा, रोटी तो खाते नहीं है वहां पे। ठीक है ना। या तो पूरा का पूरा फिर जो चिकन ही खा लेंगे, तो भाई हमारे भारत के हिसाब से तो वो राहु का खाना हो गया एक तरह से। ठीक है ना। या फिर उनके तो टेबल पे ही वाइन रखी रहती है, तो भाई हमारे यहाँ थोड़ी नहीं, भाई हमारे तो छाछ वाछ दो तो काम चले। ठीक है। तो वही देश काल परिस्थिति के हिसाब से भी हमको देखना पड़ता है। तो भाई अगर राहु हमको दिख रहा है, तो स्वाद में तिक्त स्वाद, थोड़ा सा कड़वा स्वाद, और गर्म होना चाहिए वो। बंद करना। ठीक है। और क्या हो सकता है? अभी जैसे हम सुनने की क्षमता कैसी हो सकती है इस व्यक्ति की? सूंघने की क्षमता कैसी हो सकती है? तो बेस्ट होगी सुनने की क्षमता ना। 4 जने 20 जने बात कर रहे होंगे, उसमें भी वो अपने काम की बात सुन लेगा। ठीक है ना। गंध का, गंध कोई सी भी कहीं से भी वो मतलब राहु जो होता है ना, उसका ऑब्जर्वेशन बड़ा तेज होता है ना। एक एक शब्द है ऑब्जर्वेशन, वो पकड़ के चलो आप, वो राहु वालों का वो बड़ा तेज होता है, फास्ट ऑब्जर्वेशन। तो इसलिए बोला जाता है कि राहु जो है भाई संसार में दिक्कत दे रहा है ना, तो उसको अध्यात्म में ले जाओ। तो फटाफट कुंडली जागरण करवाता है, क्योंकि वहां पर भी उसका ऑब्जर्वेशन वैसे वैसे ही चलता है। वो अंतः यात्रा में भी मतलब उसका खतरनाक ऑब्जर्वेशन रहेगा फिर। ठीक है ना। चलो और देखते हैं अपन और क्या कर सकते हैं। तीसरे भाव का सबलोड शनि। अब यहाँ पर एक चीज और जोड़ूंगा मैं कि कृष्ण मूर्ति पद्धति ये बात भी बोलती है कि किसी भी भाव के उप नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी भी इम्पैक्ट डालेगा। और कृष्ण मूर्ति ये पद्धति ये बोलती है कि ग्रह से भारी उसका उपनक्षत्र होता है। ठीक है। तो उसको कैसे देखेंगे हम? तो यहाँ पर जो हमको दिख रहा है कि भाई तीसरे भाव का सबलोड शनि है, तो शनि को हम देखेंगे इधर पीछे जाके, एक 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 पेज पीछे जाएंगे, और शनि को देखेंगे। यहाँ पर देखियो, शनि जो है मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर हम अब 2 ग्रहों से प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे कि शनि भी है और मंगल भी है। तो हम क्या बोलेंगे? तीसरा भाव क्या क्या चीज देता है छोटा भाई बहन? तो शनि जो है वो आलसपना बहुत देता है। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि यार ये व्यक्ति बहुत आलसी रहेगा, है ना। और आलसी तो रहेगा, और क्या होगा, ये कैसे भी कपड़े पहन लेता होगा। ठीक है ना। शेबी पर्सनालिटी होगी, है ना, मेला कुचेला सा होता है ना, जो भले कितना ही गोरा चिट्टा दिखे बोले, लेकिन वो शेबी इनने से आ जाती है ना, एक ना भारी भारी चीज लगती है, मतलब उसके ऑरा में। ठीक है ना, शेबी पर्सनालिटी हो जाती है। दूसरा, सुबह ना देर से उठेगा या सो के। अब देर से क्या होता है, देश काल परिस्थिति वहां पे भी लगाना पड़ेगी।
कुछ माता पिताओं के लिए या फिर कुछ परिवारों के लिए सुबह 7 बजे उठना भी देर से उठना होता है, कुछ के लिए 11 बजे उठना देर से होता है। तो वहां पर ना वो देश काल परिस्थिति आपको लगाना पड़ेगी कि भाई इसका देर से क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मंगल भी आ रहा है, तो मंगल जो है वो हमको एक्टिविटी दे देता है। तो भाई ये सुस्त सुस्त तो है ही, लेकिन कुछ कामों पे एक्टिव भी रहेगा, ठीक है ना। एक्टिविटी भी दिखा देगा, मतलब जहाँ पे इसको भिड़ना होगा भिड़ जाएगा, जहाँ पे इसको सोना होगा सो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरी और क्या चीज, दशाएं भी काम करती हैं। अभी देखो यहाँ पे चौथे भाव का उपनक्षत्र राहु, ठीक है। राहु किस नक्षत्र में, अब इसको देखते हैं हम लोग। तो देखो राहु जो है शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, चौथे भाव का राहु है। अब मैं आप सबसे पूछता हूँ, चौथे भाव से हम क्या क्या चीज देखते हैं? घर, मकान, माता, माता, खेती, माता, घर, मकान, भंडार वाहन, और हाँ, तो मदर के जो बाल होंगे ना, बालों का कारक राहु, बहुत लंबे होंगे, कमर से नीचे जाते होंगे, ठीक है। उसके बाद में घर जो होगा ना, घर के आसपास कहीं ना कहीं गंदा नाला जरूर होगा। क्या देखा हमने? चौथे भाव का उपनक्षत्र घर, माता। मम्मी का फोरहेड जो होगा चौड़ा होगा, है ना। कुछ लोगों का छोटा होता है, कुछ लोगों का चौड़ा होता है ना, कपाल चौड़ा है बोले, इसका ऐसा बोलते हैं ना हम। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, एस्ट्रो से अगर आप लोगों ने खोल रखा हुआ है, जैसे कि मीनू मैडम है, मैम आपका 4th हाउस का सबलॉर्ड क्या है? तो केतु। केतु है। घर के आसपास कोई आश्रम टाइप की जगह है क्या? आश्रम तो नहीं, मैं सोसाइटी में रहती हूँ तो मंदिर है, आश्रम तो नहीं मंदिर, मालूम। मंदिर है। घर के आसपास कोई ने झंडा लगा रखा है क्या? हाँ, झंडा मैंने अपने घर में भी लगाया हुआ है। हनुमान जी का लगाया हुआ है। कोई का भी हो, फिर वो उससे मतलब नहीं है। हाँ ये जी सिम्टम होते हैं, ठीक है ना। सर। केतु का जो अभी केतु जैसे का अभी 2 साल पहले से ही लगा रही हूँ मैं, तो उसमें क्या दशा वगैरह देख के या क्या कैसे होता है? उसके पहले आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं लगा होगा। हो सकता है सर, मगर मैंने अभी 2-3 साल से लगाना शुरू किया है। हाँ, है ना। ठीक है, तो ये सिम्टम्स होते हैं जिनको हमको मैच करना पड़ता है। अब सिम्टम मैच करके हम और क्या क्या कर सकते हैं? सिम्टम मैच करके हम ये पता कर सकते हैं कि भाई इसकी पत्रिका सही भी है कि नहीं है। क्योंकि हमारा जो गणित है, हमारा गणित बिल्कुल परफेक्ट है, पक्का गणित है हमारा। हमारा गणित इतना गड़बड़ नहीं होता कभी, कि अगर हमने यूं बोला कि भाई आपके घर के आसपास ऐसा होगा, तो अगर वो बोलता कि नहीं नहीं मेरे घर के पास तो आसपास तो बहुत अच्छा है, तो हम बोलेंगे तुम्हारी पत्रिका ही गलत है भाई। फिर भाई हम तो गलत नहीं हो सकते। मतलब हम क्यों नहीं गलत हो सकते? कि भाई हमारी जो लिनिएज है, हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है ना, उसमें कभी कोई गलत नहीं हुआ, तो भाई हम भी नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो और बताइए, और चौथे भाव का सब लोड बताइए। राजेंद्र सर, आपका क्या है? सर ये बालों वाला दोबारा समझा दो, कैसे आपने बताया? हाँ आचार्य जी, आवाज नहीं आ रही आपकी सर। अरविंद सर, सर बाल का आप बोल रहे थे ना, कि मदर के बाल लंबे होंगे, तो वो कैसे चेक करेंगे? चौथे भाव से मदर को देखते हैं, राहु लंबे बालों का कारक है, ठीक है ना। इस तरह से देखते हैं। सर मेरे साथ जो शनि है सर, सब लोड। आपका चौथे का शनि है, तो घर के आसपास सर निचली बस्तियां हैं क्या, कोई लेबर कास्ट बस्तियां या नहीं कुछ? जी, नहीं है। और नहीं। शनि किस नक्षत्र में सर? चेक करो एक बार। शनि जी है, शनि है सर मंगल के नक्षत्र में। मंगल के बिजली का खंभा है क्या सर आसपास? हाँ जी बिल्कुल, मकान के जड़ में, कोने बस पे। ठीक है। बस अब बोला अपना गणित पक्का है। सर 4th हाउस में अगर बृहस्पति है तो? ना ना, वो सब लोट की बात करो, वहाँ बैठा कौन है उसकी बात मत हमारे करो। 4th हाउस के सर चंद्र है, चंद्र। 4th चंद्रमा हाउस सर के आपका? सब लोग सर पानी वानी शनि की अगर टंकी या किसी फिर का, पानी की जगह है कहीं पे? सर मैं पूछना पानी की चाहती टंकी, हूँ। हाँ, पानी की टंकी हो या कोई पानी का कोई अंडरग्राउंड पाइप निकला है, गड्ढा उड्ढा खुला खुदा हो। अंडरग्राउंड पाइप की लाइन निकली है सर, पानी वाली। नहीं नहीं, एक्सप्रेस अंडरग्राउंड पाइप की लाइन तो सब दूर ही रहती है सर, हर घर में रहती है, बताओ। नहीं मतलब क्या है, जो पूरे शहर को सप्लाई होता है, बहुत बड़ी पाइपलाइन है, कम से कम 10
10 फीट की जो है पाइपलाइन अच्छा है। बड़ी पाइपलाइन है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बड़ी फिर ठीक है। pipeline। हाँ ठीक 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 ठीक, फिर ठीक है। जैसे कि सर ना, जैसे कुंडली में कि कुछ एक घर तो खाली है। अरे वो सब लोड वाले लाइन देखो मैम, देखो यहाँ पर देखो केपी में जाके सर और शनि अगर नक्षत्र में नहीं है, जैसे एक का आपने कहा था कि सब लॉर्ड है, पर शनि नक्षत्र नहीं है किसी का, नहीं नहीं, तो वो फिर छोड़ दो अभी ये मैडम, कैसे समझना है? अभी वो बात सर छोड़ दो। मेरा 4th हाउस का सब लॉर्ड है, शुक्र है। आपका शुक्र है 4th हाउस का सब लॉर्ड, और शुक्र किस नक्षत्र में बैठा हुआ है? चलो जब तो दूसरा बता दो कोई। 4th हाउस का सब लॉर्ड है केतु, हाँ और केतु किस नक्षत्र में? केतु है भरणी नक्षत्र में। ना ना भरणी, वो बताओ सर, वहां पे उधर पीछे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि ना वो केपी के हिसाब से थोड़ा सा ना नक्षत्र स्वामी चेंज हो जाते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ, वो वहीं पे देख के बताइए। क्या बताऊं ये इसमें? हाँ ये मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। जिसके जस्ट पीछे वाला पेज है ना, जैसे आपने बताया केतु, तो केतु जैसे मेरा यहाँ पर चंद्र लिखा हुआ है, आपके इसमें क्या लिखा हुआ है? ये ग्रह लिखा हुआ है प्लैनेट्स के इसमें लाइन में। का नक्षत्र है ये? किसका? ये कस्प का नक्षत्र है चंद्र यहाँ पे। हाँ तो आपके इसमें क्या आ रहा है? हाँ तो ये कस्प का नक्षत्र होगा यहाँ पे मेरे इसमें। भरणी का क्या? स्क्रीन वापस देखिए। सर मेरा शुक्र में शुक्र है। सर बहुत मतलब घर बहुत वेल मेंटेन रखते हो आप मतलब। सर मेरा बुध। पुनर्वसु। यार देखो दो चीजें होती है, शुक्र रहता है पुनर्वसु ना। नक्षत्र। हाँ देखिए एक मिनट सर, तो शुक्र की बात कर रहे थे ना, तो शुक्र में एक तो घर या तो बहुत वेल मेंटेन रहता है, या तो बड़ी पॉश कॉलोनी में होगा। ये दो चीजें रहती है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गरीब भी है ना, तो अपने घर को बड़ा साफ सुथरा करीने से सजा हुआ रखता है, ठीक है ना। और एक भाई ने अपने को हमें चैट बॉक्स में भी पूछा है ना, इनके इसमें लिखा हुआ है मोक्ष, मरकरी और सैटर्न, बुध है और शनि है, ठीक है। तो बुध है, गुरु है, ये क्या करते हैं, घर के पास ना कोई स्कूल कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट जो होता है, पढ़ाई वाला इंस्टीट्यूट होता है, वो हो, तो उसको भी दर्शाता है। तो भाई बताना गलत तो नहीं हूं मैं? मोक्ष लिखा है आपके इसमें। सही है सर। है क्या? सही है, सही है। क्या सही है? क्या है आपने मतलब वहां बोला पर? मेरा भी बुध है, हाँ तो मेरे घर के आसपास में स्कूल है। स्कूल कॉलेज को भी पढ़ाई के इंस्टीट्यूट होते हैं, बुध वो दे देता है हमको। हाँ, और गुरु क्या है ना, उसका गुरु बढ़िया, देखिए इन्होंने लिखा है स्कूल है, ठीक है ना। तो जो हमारी थ्योरी है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा सटीक चलती है, बहुत ज्यादा परफेक्ट चलती है। सर मेरा जो है ना, हाँ शनि गुरु है। शनि गुरु, तो मंदिर जरूर होगा घर के आसपास। मंदिर हो सकता है, मंदिर हो सकता है, मंदिर हो सकता है सर। राहु गुरु। हेलो। हाँ एक मिनट नर्मदा मैम, जैसे शनि और गुरु की बोल रहे हैं, तो मंदिर हो सकता है घर के सर आसपास, और या फिर ना मंदिर बोल लो, मस्जिद बोल लो। अब जैसे मान लो अरब देश में चले गए, वहां तो कोई मंदिर होएगा नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं वो अजान की आवाज आ जाती होगी घर तक सर। या फिर हम क्यों बोल रहे हैं कि भाई राहु है, तो भाई वो कचरे की टंकी, गंदा नाला, है ना, कचरा फेंकने की जगह, ऐसा क्यों होगी? क्योंकि ना वो कचरे की जो गंध है, दुर्गंध है, वो हमारे घर में कहीं ना कहीं से इंटर कर जाती होगी। अच्छा ठीक है ना। वैसे ही एक और मिनट मैम, सर उसका वैसे ही नक्षत्र चंद्र है, तो उसका मतलब क्या होगा? कहीं ना बुध कहीं का पानी वाली नक्षत्र जगह भी, चंद्र है। पानी वाली जगह भी होगी कुछ ना कुछ, वो थोड़ी दूर में वो नदी है। बस। सर ठीक है ना। राहु हेलो हाँ सर, राहु केतु के नक्षत्र में है। कोई कचरे की टंकी घर के आसपास, पब्लिक डस्टबिन नहीं। घर के आसपास देखो, कोई पब्लिक डस्टबिन दिखेगा जरूर आपको, या फिर गंदा नाला दिखेगा घर के आसपास। सर कैसे देखेंगे सर ये में जो है डिग्री में हाँ प्लेसमेंट में जो है असेंडेंट के उसमें फर्स्ट देखेंगे या 4th लॉर्ड? 4th लॉर्ड मैम।
फोर्थ नंबर, लाइक असेंडेंट से थर्ड फोर्थ नंबर। ये वाला। सर आपका हिंदी में लिखा हुआ है ना, हमें समझ में नहीं आता है। अरे ये 4 के आगे राहु लिखा हुआ है, मैं लाइन लगा के बता दो रहा हूँ, हिंदी क्या करे वहाँ, राहु लिखा हुआ है, उसमें क्या है? ओके ओके सर, सब लॉर्ड में। हाँ, सब लोड में। आपके इसमें अगर इंग्लिश में आएगा तो RA ऐसा लिखा हुआ आएगा। सर शनि में शनि हो, शनि में शनि हो तो सर थोड़ा सा ना वो क्या बोलते हैं, गंदी बस्ती नहीं बोलेंगे हम, निचली बस्तियां जो होती है ना, जो मतलब जहाँ लेबर कास्ट पर्सन रहते हैं, वो कहीं ना कहीं आसपास होती है। चाहे घर कितना ही अच्छा हो, वेल मेंटेन हो, कॉलोनी या फिर अपार्टमेंट कितना ही बढ़िया हो, वहाँ घर के आसपास कुछ ना कुछ लेबर कास्ट लोग जरूर रहते होंगे। सर वीनस मार्स के नक्षत्र में, सूर्य में केतु, वीनस में मार्स, जी वीनस में मार्स। बिजली खंभा कहाँ पे? सर खंबा तो इधर नहीं है। बिजली की लाइन जा रही है घर के सामने से? हाँ सर जाती है, बिल्डिंग के बाहर से। अच्छा ठीक है। और क्या बताया था आपने? वीनस बताया था ना? जी जी अच्छा, पॉश कॉलोनी में क्या घर? जी सर, मेन कॉलोनी में। तो इस तरह से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखो 12वें भाव का सूर्य में सबलोड देखो केतु। अपना अपना। एक मिनट चलो, अब इसको छोड़ो, 12वें भाव का बताओ मेरे को। 12वें भाव का सबलोड कौन सा है आप लोगों का? बुध में केतु। 12वें का सबको म्यूट कर रहा हूँ मैं, फिर से बताना, माइक खोल लो। बुध में केतु। बुध में केतु। रात को 2-3 बार उठते हो क्या सो के? जी। मरकरी में मून सर। जुपिटर का मरकरी। हाँ, तो जो जिन दिन का मरकरी आ रहा है ना, वो रात में 2-1 बार तो उठते हैं। 4 बार सर। 2-1 बार नींद उड़ जाती है उनकी। सर गुरु है बुध में सर केतु है मंगल के नक्षत्र में केतु। वही मैं कह रहा हूँ ना, बुध वाले जितने भी है ना, जो बुध से जुड़े, उनकी नींद टूट जाती है। वो फिर रात को उठ के बैठते हैं, पानी वानी पियेंगे, फिर सो जाएंगे। फिर एक आध बार फिर उठेंगे, पानी वानी पियेंगे, फिर सो जाएंगे। हाँ सर उठते हैं, रात में 1-2 बार तो उठते ही है। उठते हैं ना। हाँ तो ये बुध वाला जो मामला था ना, वो क्या होता है, बुध क्या करता है, टुकड़ों टुकड़ों में चीजें देता है हमको। जो भी इवेंट कोई भी हो भले, वो टुकड़ों टुकड़ों में देता है, 2-3 बार में देता है ना। कल सब लॉर्ड है मेरा शुक्र से है ना, तो बढ़िया। तकिया बड़ा अच्छा आपका, सबसे बहुत नरम होगा मेरे हिसाब से। सर बुध में शनि। अरे उनसे तो पूछ लें दो। तकिया कैसा भैया आपका? तकिया बड़ा नरम, तकिया पे सोने का शौक होगा आपको। नहीं, मैं तो जमीन पे सोता हूँ, साधु हूँ, तो जमीन तकिया नहीं रहता है। तकिया नहीं लगाते हो? हाँ हाँ, तकिया जो है वो हाई क्वालिटी का, वो जो फोम वाला रहता है। हाँ, वो नॉर्मल वाला नहीं रहता है। तकिया कैसा रहता है? तकिया बताओ, बोले कहीं पे भी सोते हो? हाँ, तकिया हाई क्वालिटी का रहता है। तकिया हाई क्वालिटी का रहता है ना? हाँ वही पूछ रहा हूँ मैं। सर 12 सब लोड शनि है सर। जी क्या कह रहे हैं? शनि है सर, शनि सब लोड 12 का। 12 का सब लोड जो शनि है। तकिया का बोल रहे थे उनका क्या था? बताता हूँ। तो 12 का सब लोड शनि है, तो भैया सो के कितने बजे उठते हो? 9 बजे के 10 बजे के 11 बजे? नहीं सर, जल्दी उठ जाता हूँ मैं तो, 5 साढ़े 5। अरे सर, तो फिर वो गलत होगा। नहीं, पहला वाला मैच कर गया था सर, वो चौथे लोड का जो था। सर मेरा तो राहु है 12वें में। एक मिनट सर से बात करना मुझे। अच्छा सर, शनि किस नक्षत्र में? एक सेकंड सर, मंगल के नक्षत्र में है सर। हाँ, तो फिर ठीक है। मतलब नींद में भी ना, जैसे जो मंगल वाले ना, नींद में भी एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, हाथ पैर ज्यादा मारते हैं। हाँ जी। हाँ बस, अंगड़ाई बहुत टूटती है, अंगड़ाई बहुत आती है जी। ठीक है ना। तो इस तरह से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सर मेरा जो है केतु मंगल के नक्षत्र में। अब तो आप खुद ही देख लो, सब लोग खुद ही देख सकते हो ना, आप तो केपेबल हो गए, अब तो समझ में आ गया अब आपको। सर आपको सर हम एक बात पूछें? हाँ पूछिए। सिंह लग्न है, हाँ जी। हाँ। और तो 12वां स्थान चंद्रमा हुआ, तो चंद्रमा है ना, वो शुक्र के इसमें है। शुक्र का सब लोड है जी, सब लॉर्ड उसका शुक्र है। और शुक्र किस नक्षत्र में?
शुक्र है, शुक्र नक्षत्र ना, राहु के नक्षत्र में। शुक्र राहु के नक्षत्र में। जी। तो मैडम नींद तो आपको अच्छी आती है, पर थोड़ा लेट सोते होगे आप। मोबाइल मोबाइल वगैरह ज्यादा चलाते हो रात को? ये बच्चे का है, मेरे बेटे का है। जी जी। नहीं मतलब रात को मतलब मोबाइल चलाने में थोड़ा लेट हो जाते हो क्या? हाँ जी, मेरे बेटे का है। ठीक है, आप ठीक कह रहे हो। तो काफी लेट मोबाइल वगैरह पे रहते हैं, लेट सोते हैं। नींद तो जी। अच्छी आती होगी, अच्छे अच्छे मतलब अच्छे बिस्तर पे सोना पसंद होगा, सॉफ्ट बिस्तर पे, सॉफ्ट तकिए पे। जी जी। जैसे क्या होता है ना भाई, मैं जब आप लोगों से बात करता हूँ ना, तो बहुत सारी चीजें मुझे भी नई नई पता पड़ती है। जैसे कि एक सर ने बोला कि भाई मैं तो गद्दे पे सोता ही नहीं, जमीन पे ही सोता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि कुछ ना कुछ सॉफ्ट चीज वहां पे जरूर आएगी। जी। है ना? वही मैं आप लोगों से भी जब जैसे बात करता जाता हूँ, लेकिन जितने सर लोगों जी, से गुरुजी, मैं आपके ना क्लास में पीछे रह गई हूँ। मैंने आज से ज्वाइन किया, तो बहुत सारी चीजें हम समझ भी नहीं पाए। कोई बात आपने नहीं मैम, पहले से आपको क्लास शुरू कर दी थी ना, मैं तो रिकॉर्डिंग दे हमने दूंगा तो आपको। आज ज्वाइन किया है। मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा आपको, आप मुझे जी व्हाट्सएप पे जी हाई भेज दीजिएगा। जी जी। सर मुझे ठीक भी है। रिकॉर्डिंग चाहिए, बिकॉज मैं लेट ज्वाइन हुई थी। मैं एक्चुअली डॉक्टर के पास गई हुई थी, सब मुझे प्रॉब्लम हो रही सबको थी। सबको मिल जाएगी, सबको मिल जाएगी। तो चलिए अभी प्लीज मैं विदा प्लीज। लेता हूँ। हम लोग लगभग 15 तारीख से हमारी नई 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 बैच स्टार्ट करने वाले हैं। आप में से जो भी सीखने के लिए इच्छुक हैं, वो सभी लोग एनरोल कर सकते हैं। इस बार हमने ऑफर भी रखा है दिवाली के लिए, है ना। हमारी टीम वालों ने बोला कि सर ऑफर रखते हैं, कुछ दीपावली आ रही है, तो हमने ऑफर भी रखा है आपके लिए। हमने 3 कोर्स इसमें फ्री कर दिए, इंक्लूडेड इस कोर्स के साथ में 3 कोर्सेस हैं, वो हमने फ्री कर दिए हैं, है ना। जिसमें हम आप प्रश्न ज्योतिष, बेसिक प्रश्न ज्योतिष का एडवांस आप सीख पाएंगे। दूसरा एक पंचपक्षी मुहूर्त शास्त्र होता है, वो आप सीख पाएंगे। तो हम 3 कोर्सेज इसके साथ में फ्री रखे हैं इस बार। 4,700 रुपए की मेरे जो कोर्स है उसकी फीस होती है, जिसमें आप इस तरह से बड़ी आसानी से प्रिडिक्शन कर सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चीजें सीख पाएंगे, है ना। 8 दिन की लाइव क्लासेस होती हैं उसमें, है ना। और 35 डेज की आपको प्री रिकॉर्डेड कंटेंट मिलता है। 35 दिनों का आपको एक एक घंटे की क्लासेस आपको 35 दिनों के लिए मिल जाती हैं। लाइव क्लासेस में क्या होता है, लाइव क्लासेस में आप जो है वो आप ना चलना सीख पाते हैं कि भाई ये रास्ता ऐसा है, मैं इस रास्ते पे इस तरह से चलूंगा, ये ऐसा है फिर इस पे इस तरह से चलूंगा, है ना। और जो प्री रिकॉर्डेड कंटेंट है उसमें आपको थ्योरीज मिलती है कि भाई किसी भी चीज की थ्योरी क्या है, भाई किसी भी इवेंट की थ्योरी क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप सीखने के इच्छुक हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिए। 10 तारीख तक का हमारा हमने ऑफर रखा है इस बार, ठीक है। और कल तो नहीं, शायद परसों में फिर वेबिनार लूंगा। परसों फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा। परसों वो धनतेरस तो नहीं है स्वर्णा मैम? नहीं नहीं है नहीं ना? नहीं। नहीं सर, फ्राइडे को 12 है, को है फ्राइडे सर, 10 तारीख को, 10 तारीख को 10 है। को है, 10 को। ठीक है। हाँ तो परसों परसों फिर मिलते हैं हम लोग। परसों एक हाँ नया चलिए। कॉन्सेप्ट लाते हैं, नया विषय लाते हैं, उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। ओके। सर ये वीडियो कब तक पुराने स्टूडेंट के लिए, आज वाली शेयर कर दोगे? जी सर, क्या कह रहे हैं? पुराने स्टूडेंट के लिए। हाँ तो सर व्हाट्सअप करना मुझे आप। सर बुक्स है क्या कोई? बुक बहुत सारी हैं, लेकिन वो ऐसे करके निकल जाती हैं, सुई सर के ऊपर से निकल जाती है, सच बता रहा हूँ। जो प्रैक्टिकल का है ना सर, 12th हाउस, वो मजा सर 12th पुस्तक हाउस में का नहीं है। केतु का क्या सर बहुत था? बढ़िया सिखाते हैं, बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केतु केतु सर किस नक्षत्र में है? सर मंगल के नक्षत्र में। हाँ तो रात को सोते सोते करोड़ बहुत लेते हो मैम। सर पता सर नहीं था, मेरा तो मैं सो जाती हूँ। हाँ तो वो भैया से पूछना, सर से पूछना। सर गुरु में सूर्य का सर ये वीडियो कब तक मिलेगी आज वाली? कल कल आज ये क्या होता है, मेरी वेबसाइट पे सबसे पहले अपलोड होगी, फिर वेबसाइट से निकाल के मैं यूट्यूब पे चढ़ाऊंगा, है ना। तो सर इस तरह से। जी, मुझे आज की तो मैंने अटेंड किया है, मैंने आज हाँ से ही शुरू किया है, तो मुझे पहले की चाहिए। हाँ जी मैम, मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सर थैंक गुरु यू। का सूर्य का क्या होगा? गुरु में सूर्य का गुरु और सूर्य का मैम बढ़िया नींद देते हैं, अच्छी सुकून भरी नींद देंगे आपको। वेट कर रहे हैं क्लास की। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मैंने ड्रॉजिंग वाले सेमिनार की वेट कर रहे हैं। हाँ बस स्टार्ट कर रहे हैं सर, 2 मिनट के अंदर। चलिए तो मैं विदा लेता हूँ आप सबसे, परसों मिलते हैं फिर, ठीक है। सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद, शुभरात्रि। शिवरात्रि। धन्यवाद, शुभ रात्रि जय सर। श्री राम सर। जय श्री राम, जय श्री राम। राधे राधे जय श्री सर। मिलते हैं फिर, राधे राधे, प्रणाम। सर
राधे हेलो राधे सर। हाँ जी, हेलो सर, ये आपकी जो पहले की वीडियो मिल जाएगी सर, आपने जो पहले क्लास ली थी? हाँ मिल जाएगी मिल जाएगी। व्हाट्सअप करो आप मुझे, जिस दिन को भी वीडियो चाहिए व्हाट्सअप करो। सर क्या लिखना पड़ेगा सर? ये लिखो सर, हेलो, वीडियो दो हमको। अच्छा वो तो ठीक है सर। आप जो कर रहे हो उसकी सर फीस कितनी होगी, मतलब दोबारा जो वेबिनार उस, करोगे? उसकी नहीं, दोबारा करेंगे, फ्री में करेंगे सर। अभी 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 फ्री में सीखो, जितना सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 तारीख से? 15 15 तारीख से के सर? बाद फिर हम 15 तारीख के बाद हम पैसे लेंगे फिर आपसे 4,700 रुपए। अच्छा, अभी जो इसके बाद जो 15 तारीख को आपको जो स्टार्ट होगा उस 15 तारीख के बाद? हाँ, अब व्हाट्सअप करो, वहाँ पे बात करते हैं। अभी क्या एक सेमिनार स्टार्ट होने वाला है मेरा, ठीक है ना? ठीक है सर। सर हाँ जी। मृत्यु के ऊपर पीएचडी करनी है तो हाँ, उसके बारे में मुझे आपका गाइडेंस चाहिए, कैसा करेंगे? मृत्यु के ऊपर बिल्कुल बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तैयार हूँ मैं। एक लेक्चर लाने वाला था मृत्यु के ऊपर भी, है ना? हाँ। और हो सकेगा तो अभी है ना, त्योहार चल रहे हैं ना, त्योहार आ गए हैं लाइन से, हम्म। तो इसमें थोड़ा ना वो मतलब टाइम टेबल बिगड़ जाता है। अच्छा, हाँ, तो उसके ये बाद तो में थोड़ा त्योहार के बाद कर लेते हैं या तो, क्योंकि ना वो मैंने बड़ा थोड़ा टफ जैमिनी का विषय है। पढ़ा है थोड़ा। किसका? जैमिनी ऋषि। अरे अरे, अपने केपी से बिल्कुल परफेक्ट पता पड़ जाता है, एकदम हाँ परफेक्ट। वही मैं, इसीलिए वो और मुझे खासकर चाहिए खासकर उसका वो सबसे गाइडेंस। ज्यादा काम में कहाँ पे आता है? वो सबसे ज्यादा काम में आता है जब भी आप किसी व्यक्ति की कुंडली देखते हो ना, शादी वगैरह के लिए, बरोबर। तो वहां पे सबसे ज्यादा काम में उसमें आता है। आयु निकालना पड़ता है। हाँ, तो पता पड़ जाता है कि भाई यार, ये बच्चे की आयु कम तो नहीं है कहीं, भाई शादी हुई ने पता पड़ा बरोबर कि बरोबर। टपक गया, तो फिर यस। मतलब बच्चे की तबीयत पूरा जीवन खराब हो जाएगा ना। तो वो पूरा हम पहले से मतलब उस पर डिस्कस कर लेते हैं। और उसको ना हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि हम प्रश्न ज्योतिष से निकालें, क्योंकि लग्न कुंडली हो सकता है गड़बड़ हो, एक दो दिन आगे पीछे की दे दे माँ बाप। शादी कराने के चक्कर में बहुत सारे कुटकर्म करते हैं, माता पिता भी कम नहीं बैठते हैं। ठीक है ना? चलिए विदा लेता हूँ सबसे, मिलते हैं फिर। जी नमस्ते।